बाहर की सभी बातों से हटाते हुए अपने मन की तरफ लेकर आए। अपने आप से प्रश्न करें, हे आत्मन, क्या सोच रहे हो तुम? अपने विचारों को देखें। इन विचारों में ज्यादातर विचार व्यर्थ हैं। मन उन बातों के विषय में सोच रहा है जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जिन बातों का हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे जो भी विचार अंदर चल रहे हैं, फील करें कि वो एक एक विचार एक गुब्बारे के रूप में बदल गया है। और आप उसे रिलीज कर रहे हैं। वो विचार मन से निकलकर बाहर उड़ गया। हर एक व्यर्थ विचार के साथ ऐसे करते जाएं। मन से उसे रिलीज कर दें। मेरा ये मन व्यर्थ विचारों के बोझ से खाली हो गया है। बिल्कुल लाइट, हल्का, शांत,
अब इस शांति की स्थिति में कुछ देर स्थित हो जाए। ओम शांति। अभी जैसे कमेंट्री में व्यर्थ विचारों की बात हो रही थी, तो थोड़ा सा उसको समझेंगे। वेस्ट थॉट कौन से होते हैं? जिन बातों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उन पर, उनके बारे में हम बहुत सोचते हैं, है कि नहीं? हाँ, उसमें 3 बातें मेनली आती हैं: पास्ट, फ्यूचर एंड अदर। पास्ट का बहुत चिंतन चलता है, आप पास्ट को बदल नहीं सकते। फ्यूचर की बहुत चिंता करते हैं, पर फ्यूचर में भी जो होना है वही होना है। और दूसरों के बारे में भी बहुत सोच चलाते हैं, ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों करते हैं। या सिर्फ लोगों के बारे में नहीं, सिचुएशंस के बारे में भी। गर्मी क्यों है, बारिश क्यों हो रही है, मौसम ऐसा क्यों है, देश में ये क्यों हो रहा है। लेकिन आप कितना भी विचार करें, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये जो सारे विचार हैं, ये वेस्ट हैं, क्योंकि इनके बारे में कोई एक्शन पॉइंट नहीं है। आप सिर्फ सोच सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। और ये जो विचार जितने ज़्यादा अंदर चलते हैं, उतना आपके अंदर का बोझ बढ़ता है। उसको हम कहते हैं वेस्ट का वेट। जितना वेस्ट थॉट बढ़ेंगे, उतना अंदर वेट बढ़ेगा, उतना अंदर मन भारी होगा। तो इसलिए बीच बीच में अंतर्मुखी होकर अपने अंदर जाकर ऑब्जर्व करें कि हम ऐसे कौन से विचार ले रहे हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो बेकार सोच क्यों रहे हैं, और उनको रिलीज़ कर दें। और जितना आप ये रिलीज़ करेंगे, आप अपने आप को थैंक करेंगे बाद में, है ना? क्योंकि उससे आप अपने मन का वेट घटा रहे हैं। ठीक है? तो ये पहली बात। कल हमने ये समझा कि मैं एक आत्मा हूँ। आज हम समझेंगे कि ये जो हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा किन ऑर्गन्स के द्वारा काम करती है ना? तो आप चित्र में देखो कि आत्मा की 3 शक्तियाँ दिखाई हुई हैं: मन, बुद्धि और संस्कार, है ना? जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि आत्मा जैसे इस शरीर की ड्राइवर है, मालिक है, और ये शरीर एक गाड़ी की तरह है। तो वो जो ड्राइवर है, गाड़ी का मालिक है, उसके हाथ में एक स्टीयरिंग व्हील होती है ना, जिसके आधार से वो गाड़ी को डायरेक्शन देता है। ऐसे ही आप अपने शरीर से रिसीव क्या करेंगे, आउटपुट क्या देंगे, वो सब आप नियंत्रित करते हैं इन 3 शक्तियों के आधार से: मन, बुद्धि और संस्कार। अब हम पहले थोड़ा थोड़ा इनको समझेंगे। अब हम क्यों कहते हैं ये आत्मा के हिस्सा है? हम लोग जब आत्मा शब्द यूज़ करते हैं ना, तो कभी कभी हमें लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
या ये कुछ अलग है, नया है, पर ऐसा कुछ नया या अलग नहीं है। आपके एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा फिजिकल है, विजिबल है, और आपके एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा नॉन फिजिकल है, इनविजिबल है। वो जो नॉन फिजिकल इनविजिबल पार्ट ऑफ यू है, उसको हम आत्मा कह रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब आप देखो, जब हम मन, बुद्धि, संस्कार कहते हैं तो दुनिया में सब रिकग्नाइज करते हैं कि हमारे पास एक मन है, राइट? लेकिन वो मन कहाँ है? आप डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे ब्रेन दिखाओ, तो वो आपको ब्रेन दिखा सकता है, एक इमेज भी दिखा सकता है। फिर आप उसे कहें अब माइंड दिखाओ, माइंड दिखाएगा वो आपको, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, हम सबको पता है, क्योंकि मन सोचता है और हम जानते हैं हम सोच रहे हैं, लेकिन वो मन कहाँ है ये हमें नहीं पता। तो वो जो आपका वो हिस्सा है जो एग्जिस्ट करता है, आप उसे एक्सपीरियंस भी करते हैं, आप जानते भी हैं, लेकिन उसको हम कभी रिकग्नाइज नहीं करते। हम अब बस उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मन है, दूसरा है बुद्धि। आपके अंदर इवैल्यूएशन चलता रहता है ना, ये अच्छा, ये बुरा, ये राइट, ये रॉन्ग। तो वो जो अंदर निर्णय परखना ये होता रहता है कॉन्स्टेंटली, ये बुद्धि करती है ना। आपके ये देखो, इसमें बुद्धि में तराजू है, आप हमेशा तौलते रहते हैं ना, है ना। यू कीप डिसर्निंग एंड डिसाइडिंग, आप तौल मोल के डिसीजन ले रहे होते हैं। तो वो जो अंदर सारा तौलना मोलना चलता रहता है, वो बुद्धि करती है। मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग स्कूल में 10 सालों तक एक ही बेंच पर बैठते थे, है ना एक ही सीट हम शेयर करते थे। तो बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, तो वो डॉक्टर बनी बाद में और मैं ज्ञान में आ गई। तो फिर एक दिन हम सालों बाद मिले, तो मुझे पूछती है तुम लोग ये क्या करते हो? तो मैंने कहा हम लोग आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं। तो फिर मुझे कहती है कि अच्छा सुन, वो तो कभी और सुनेंगे, लेकिन मेरा एक प्रश्न है जो मैंने पूरी मेडिसिन कर ली, उसका मुझे आंसर नहीं मिला, अगर तेरे पास है तो बता। तो मैंने कहा पूछ। तो फिर कहती है ये अंदर ना 2 लोग बैठे हैं और ये दोनों सारे दिन लड़ते रहते हैं, ये कौन है ये मुझे मेडिसिन में भी नहीं पता चला, हमने सारी डॉक्टरी कर ली लेकिन ये आंसर मुझे नहीं मिला। तो मैंने उसको कहा ये मन और बुद्धि है ना, एक तुम्हें हमेशा थोड़ी गाइड करता है और दूसरा गुमराह करता है मोस्टली, है ना। जैसे 6:30 बजेंगे तो मन आपको कहेगा आज है ना छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन में क्या होगा, है ना, एक दिन तो चलता है, संडे का दिन है, संडे में भी जाके क्यों बैठना है। और बुद्धि कहेगी नहीं, अब एक चीज़ शुरू की है, इतने समय के बाद तो कुछ शुरू किया है तो चलते हैं, है ना। तो अंदर 2 फोर्सेस हैं, तो वो मन और बुद्धि है। अब बुद्धि का एक नियम है कि जब आप बुद्धि की बात कई बार नहीं सुनते तो चुप हो जाते हैं। इफ़ यू गो अगेंस्ट योर कॉन्शियस मेनी टाइम्स इट लूजेस फंक्शनैलिटी, है ना। जैसे आपका जीपीएस होता है ना, आपको वो रास्ता बता रहा है, फिर आप उस रास्ते पे नहीं चल रहे, आप दूसरा टर्न ले रहे हैं बार बार, तो जीपीएस आपको दूसरा रास्ता बताना शुरू कर देता है। देखा ना, वो भी अपना डायरेक्शन मोड़ देता है। तो बुद्धि भी ऐसे है। तो आजकल हमारी बुद्धि या तो गलत ही रास्ता बता रही है या कह रही है जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मन की सुन रहे हो ना, सुनो। तो ऐसे भी चलता है। तीसरी चीज़ है हमारे अंदर संस्कार। हर व्यक्ति का अपना संस्कार होता है ना, पर्सनालिटी ट्रेट या आदतें जिसको कहते हैं। जैसे कुछ लोग
कहेंगे हमें ना नहीं कहा जाता, हम किसी को ना नहीं कह सकते, हम किसी से ज़ोर से बात नहीं कर सकते, है ना। या कोई कहेगा हमसे धीरे नहीं बोला जाता, हम हमेशा डांट के ही बात करते हैं, है ना। तो वो जो, लेकिन ऐसा कभी कहते नहीं है, क्योंकि जो डांट के बात करता है उसको पता नहीं होता, है ना। वो सोचता है कि मैं तो बड़े प्यार से ही कह रहा हूँ। लेकिन हर व्यक्ति का अपना संस्कार होता है, हम कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसा सोचते हैं, हमारे संस्कार होते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये हमारे नॉन फिजिकल दुनिया में एक्टिव रहती है, मन बुद्धि संस्कार, और इनके आधार से हमारा परसेप्शन और हमारा एक्शन दोनों बनता है ना। हमारा संस्कार एक तरह से हमारा चश्मा है, जैसे आप हरा चश्मा लगाए तो आपको दुनिया हरी हरी नज़र आएगी, ऐसे जिसका जैसा संस्कार होता है उसको दुनिया वैसे ही नज़र आती है, और वो रिस्पॉन्ड भी उसी प्रकार से करता है। अब आज हम समझेंगे कि ये जो मन बुद्धि संस्कार हैं, इनमें भी आप अगर देखेंगे तो इनका भी वेरिएशन रहता है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति कहेगा मेरा गुस्से का संस्कार है, मुझे हमेशा बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो व्यक्ति बॉस के सामने तो गुस्सा नहीं करता है। माता पिता के सामने भी अगर उनके पास पैसा है तो नहीं करता, है ना, और नहीं तो करता है। तो कहने को वो कह रहा है कि मेरा संस्कार गुस्से का है, लेकिन फिर भी उस संस्कार में भी देयर इज अ चॉइस, है ना। कभी कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे से सुबह उठा नहीं जाता, लेकिन उसी को जब फ्लाइट पकड़नी है तो वो उठ रहा है ना, सबसे पहले उठ के बैठ जाता है, सबसे पहले उठ के सबको उठा भी रहा है, वैसे रोज़ कहता है मुझसे उठा नहीं जाता। तो ये जो संस्कार हैं उनके आधार से हम कर्म करते हैं, राइट है, लेकिन इन संस्कारों को भी हम पिक एंड चूज करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कैपेसिटी है। लेकिन अगर ये मैं आपको एक नॉर्मल स्टेट में कह रही हूँ, लेकिन आज वो समय आ गया है जब हम अपने संस्कारों के इतने अधीन हो गए हैं कि बॉस पे भी गुस्सा करते हैं। आज वो समय आ गया है जब हम बॉस पे भी गुस्सा करते हैं, फ्लाइट भी मिस करते हैं, है ना। तो वो चॉइस भी आज धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि पहले जो हमारे अंदर संस्कारों के अधीन ना होके कभी कभी पिक एंड चूज़ की भी आदत थी, वो भी अब थोड़ी ख़त्म हो रही है। तो हम लोग आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मन बुद्धि संस्कार हैं इनका कंट्रोल कहाँ है? तो जैसे मैंने आपको कहा, आत्मा के ये 3 ऑर्गन्स हैं। अब आत्मा के अंदर हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्शियसनेस, है ना। आप लोगों ने ऐसे कभी कभी ये स्ट्रे वर्ड सुना होगा, कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है आज हम समझेंगे। तो हमारा मन बुद्धि संस्कार किस तरह से काम करता है, इट डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, उसको समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए एक डॉक्टर है और उसने बहुत सारी सर्जरीज अपने लाइफ में परफॉर्म किए, वो एक एस्टैब्लिश्ड रेप्यूटेड डॉक्टर है, लेकिन वो जब एक दिन ऑपरेशन थिएटर में पहुंचता है तो उसके सामने जब पेशेंट लाया जाता है वो देखता है ये मेरा अपना बेटा है, ठीक है। तो जब वो अपने बेटे को देखता है, क्या वो सर्जरी कर सकेगा फिर? नहीं। अब उस 1 सेकंड में क्या शिफ्ट हो गया, व्हाट शिफ्टेड, कि अभी तो वो सर्जरी के लिए बिल्कुल रेडी था, उसके अंदर वो शक्ति, वो समझ, वो सामर्थ्य सब कुछ था,
और इंस्टेंटली वो सारा गायब कैसे हो गया? तो वो जो शिफ्ट है वो आई एम अ डॉक्टर से आई एम अ फादर अंदर शिफ्ट हो गया। और जैसे ही आई एम अ डॉक्टर से आई एम अ फादर हो जाता है तो फादर की कैपेसिटीज उभर आती है और डॉक्टर की पीछे चली जाती है। ठीक है, तो जब हम कॉन्शियसनेस कहते हैं तो 5-6 प्रश्न हैं। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरे गुण शक्तियाँ क्या हैं, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है ना, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये सारे जो मौलिक प्रश्न हैं, ये मौलिक प्रश्न हमारी कॉन्शियसनेस बनाते हैं। और जैसे जैसे इन प्रश्नों का आंसर बदलता जाता है, आपके मन बुद्धि संस्कार का भी शिफ्ट होता जाता है। जैसे अगर आपके अंदर ये चल रहा है कि मैं एक, जैसे एक ही व्यक्ति कई कॉन्शियसनेस सारे दिन में रखता है। आप सुबह उठे तो आप एक पेरेंट की तरह उठते हैं, है ना, कि हम एक पेरेंट हैं या हम स्टूडेंट हैं, जो भी आप सोच के उठते हैं। तो जब आप उस कॉन्शियसनेस में हैं, आपके अंदर समर्थी जो कैपेसिटीज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंगली रहती है। फिर जैसे ही आप ऑफिस पहुंच गए, आपकी चेतना में क्या आ गया, मैं एक एम्प्लॉई हूँ। तो आपके अंदर फिर पेरेंट्स की कैपेसिटीज़ ख़त्म हो गई, अब आपके अंदर एम्प्लॉय वाली कैपेसिटी जागृत हो गई है, राइट। तो इस प्रकार से हमारे अंदर अलग अलग तरह की कैपेसिटी सारे दिन में जागृत होती है, डिपेंडिंग ऑन आवर कॉन्शियसनेस। और फिर जब हम जन्म से जो हमें मैसेज मिलते हैं, तुम कौन हो, किसके हो, तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तुम्हारी क्वालिटीज़ क्या है, इसके बारे में हमें दूसरे लोग बताते रहते हैं। हमें अपनी आइडेंटिटी मिलती है दूसरों से, उस हिसाब से हमारी ये पूरी वायरिंग होती है अंदर की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल सुनाती हूँ। 2 बच्चे एक बार सेंटर पे आए, तो एक 7 साल का था और एक 4 वर्ष का था, दोनों भाई। तो वो जो 7 वर्ष का था वो बिल्कुल शांत शिष्ट बैठा था, और जो 4 वर्ष वाला वो क्लास के बीच में उठ के घूमना शुरू कर दिया। तो मैं भी उसको थोड़ा देख रही थी कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो 7 वर्ष वाला मुझे देख रहा था कि ये देख रही है मेरे भाई को। तो सारी क्लास हो गई, फिर वो 7 वर्ष वाला भाई मुझे आके कहता है, वो थोड़ा बदमाश है, छोटा है ना। तो मैंने उसको कहा, अच्छा वो छोटा है और आप? तो कहते मैं तो बड़ा हूँ ना। तो आप सोचो, है वो 7 वर्ष का, लेकिन वो जैसे ही छोटा भाई हुआ वो एक ही बात सुनता आया है, तुम बड़े हो। तो उसकी प्रोग्रामिंग में क्या चल रहा है, मैं बड़ा हूँ। तो उसके अंदर बड़ों के सारे गुण इमर्ज हो रहे हैं, है ना। और कई बार व्यक्ति घर में छोटा है, 4 भाइयों में सबसे छोटा है, वो 35 वर्ष का हो गया, वो छोटा ही है, वो छोटा ही है। वो ना कोई डिसीजन लेता है, ना कोई जिम्मेवारी उठाता है, उसके अंदर सारे दिन यही चलता है, मैं छोटा हूँ, है ना। और एक बार एक भाई मुझे कहते हैं, मैं 47 का हूँ, मुझे परिवार में कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि मैं छोटा हूँ, है ना। तो मैं पूछता हूँ तीनों को, तुम मर जाओगे तब मैं बड़ा बनूंगा क्या? मैं ऑलरेडी 47 का हो गया, लेकिन तुम मुझे किसी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं करते, मेरी राय नहीं पूछते, तो अभी मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो कहते हैं अच्छा चुप रहे, अभी हमें सोचने दे, उसके बाद तेरी बात सुनेंगे, है ना। तो ये क्या है कि जो हमारे अंदर ये तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, ये हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस को शेप करती है। फिर जब से हम पैदा होते हैं, तुम लड़की हो लड़का हो, ये चलता है। इनफैक्ट जब बच्चा पैदा होता है तो पहला प्रश्न पूछा जाता है, क्या हुआ है ना। हम कोई चीज़ है, सामान है ना। फिर हमारा जेंडर हमें डिटरमिन करता है हम कितना वैल्यूएबल सामान है कि हमारे पैदा होने पे रोना है या मिठाइयाँ बांटनी है।
तो अच्छी चीज़ हुई है या बुरी चीज़ हुई है, तो फिर वो लड़की है या लड़का है वो बचपन से चलता है और उस हिसाब से आपको एक मैसेज दिया जाता है कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने वैल्यूएबल हैं, कितने वर्दी हैं, और आप उस मैसेज के साथ चलते हैं और आपकी जो अंदर की दुनिया है वो उस मैसेज को बहुत रिस्पॉन्ड भी करती है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके ट्विन्स हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। तो जब वो पैदा हुए दोनों, तो दादी ने कहा बेटे को उठा के, पोते को उठा के, तू आ रहा था इसको भी फ्री ले आया। दैट वॉज द फर्स्ट वर्ड दैट हर दादी सेड। और उस दिन से लेकर अभी तक यही चलता है कि दोनों बैठे हैं, दादी बेटे को खिलाती है और उसको कहती है इसके भाग का तू भी खा रही है, और फिर वो बेटी को सेकंड खिलाती है। तो ये चल रहा है। अब वो फ्रेंड मुझे बार बार कहती है कि मैं देख रही हूँ, मैं क्या करूँ। मैं उनको कहती हूँ तो कहती है तू क्यों इतनी सीरियस हो रही है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो वो मजाक कर रही है, कहते कहते वो सारे दिन उसको यही कह रही है तेरी वैल्यू नहीं है, तो इसके साथ फ्री आई है, तेरे को तो हम आह्वान नहीं कर रहे थे, इसके लिए वेट कर रहे थे। उसको ना खिलाती है ना पूछती है। तो मैंने उसको कहा कि अब तुम अलग तो हो नहीं सकते, तुम्हारी वो सिचुएशन नहीं है, तो अभी तुम क्या करो, जब दादी कह ले उसके बाद जब वो तुम्हारे साथ रहे तो उसको उतना प्यार और सम्मान और उसको उतना अच्छा ट्रीटमेंट दो। इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हम इसको भी डेस्टिनी का हिस्सा मानते हैं कि हम कहाँ पैदा होते हैं, हमारे सर्कमस्टेंसेस क्या है, हमारे आसपास के लोगों की थॉट प्रोसेस कैसी है, ये सब भी हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से हमें वो एम्बियंस मिलता है। क्योंकि बचपन में कोई चॉइस तो होती नहीं है ना, तो वो पूर्व कर्मों के आधार से आपको वो सिचुएशन मिलती है ना। हालांकि हमारे पास अगर चॉइस है तो हम उसमें इंटरवीन करें, चेंज करें, वो रेकमेंडेड है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम इसे डेस्टिनी मानकर चलते हैं। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि जैसे ये 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए कि आप लड़की हैं या लड़का हैं और उसके हिसाब से आपकी क्या वैल्यू है, उस हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस चलने लगता है। या आप पढ़ने वाला बच्चा जो अच्छा पढ़ता है उसको कहेंगे कि ये तो होनहार है, ये तो होशियार है, दूसरे कहेंगे ये तो मूर्ख है, ये तो डल है। तो सारे टाइम उसको मैसेज क्या मिल रहा है, मैं डल हूँ, है ना। तो वो धीरे धीरे और ही डल बनता चला जाता है। तो ये सारे जो हमें बाहर से मैसेज मिलते हैं, मैं कौन हूँ के प्रति, या मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं। जैसे आप सोचो कि एक स्विमर का बच्चा है, तो उसको बचपन से क्या मैसेज मिल रहा है, तो क्यों नहीं स्विम कर सकता, तो तेरा बाप स्विमर है, इतना अच्छा स्विम करता है, तो क्यों नहीं कर सकता। तो उसके अंदर भर दिया जाता है। लोग कहते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कैसे बन रहा है ना। या मैं तो ये भी देख रही हूँ IITians के बच्चे IIT क्रैक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से वो प्रोग्रामिंग हो रही है कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है ना। जैसे कोई अच्छा बच्चा किसी ऐसे सराउंडिंग में पैदा होता है जहाँ किसी ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, तो उसको मैसेज क्या मिल रहा है कि तुम्हारे पिताजी नहीं पढ़े, दादाजी नहीं पढ़े, तुम क्या पढ़ लोगे, है ना। तो उसको मैसेज वो वाला मिल रहा है। और जिसके घर में एनवायरनमेंट है पढ़ाई का, उसको ये मैसेज मिल रहा है, राइट। तो इस कारण से वो उसको इंटरनलाइज कर रहा है, उसको लग रहा है मेरे अंदर तो काबिलियत है, मेरे अंदर योग्यता है। तो मैं कौन हूँ, मेरे क्वालिटीज़ क्या हैं, मेरे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, ये सारे मैसेज हमें दूसरे लोग वर्बली नॉन वर्बली देते चले जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है हम किसके हैं ना, हमारे अपने कौन है, पराये कौन है, ये मैसेजेस भी हमें मिलते हैं। जिनको हम अपना समझकर चलते हैं उनके लिए हम एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, प्यार, ये कैपेसिटीज़ रखते हैं, है कि नहीं। और जिनके लिए हमें बता दिया जाता है ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, उनके प्रति हमारी एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और प्यार नहीं होता। अब मानो आपको, जैसे मुझे याद है एक बहन मुझे कहती थी कि मैं छोटेपन से नानी के घर में रही,
और मेरे पिताजी हर बार मुझे कहते थे तुम्हें रहना तो वहाँ पड़ रहा है लेकिन वो अच्छे लोग नहीं। तो नानी के बारे में, मामा के बारे में वो कहते रहते थे। तो आई ग्रू अप विथ अ वेरी क्लोज्ड हार्ट। वो मुझे कहते थे कि मैं वहाँ रहती थी लेकिन मुझे वहाँ किसी से प्यार नहीं था। मुझे ऐसा लगता था मैं किसी मजबूरी के कारण दुश्मनों के बीच में रह रही हूँ। और वो कहते कि आज भी मैं प्यार या किसी के साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में बचपन से रही और मेरा हार्ट हमेशा क्लोज्ड रहा। तो आपके कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, फिर जिनको आपकी प्रोग्रामिंग में है कि ये पराए हैं, अगर आप उनके बीच हमेशा रहते हो तो आपका हार्ट बहुत क्लोज्ड हो जाता है ना। और वही जब आप सोच के रहते हो ये मेरे अपने हैं तो आपका लव का, टॉलरेंस का फ्लो जो है वो चलता चला जाता है। ठीक है। इसके बाद आप देखो पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे अगर आपके मन में ये है, आपको बचपन से ये बताया गया कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ एक हैप्पी फैमिली बनाना है या पैसे कमाना है या जॉब करना है, और मानो उसी में ही कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो फिर हम आपको कितना भी है ना समझाएं कि आप शांत रहो, खुश रहो, है ना, तो ना जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, है ना। तो वो बात हो जाती है कि अब तो हमारा जो जीवन का लक्ष्य था वही ख़त्म हो गया, तो अब हम खुश रह के, शांत रह के क्या करेंगे। तो हमारे अंदर जो ज़ील टू कीप गोइंग वो कब आएगी, जब हमारे पास एक हायर पर्पस ऑफ लाइफ है। क्योंकि अगर हम इन बातों को अपना पर्पस ऑफ लाइफ समझते हैं, फैमिली अच्छी चले या जॉब अच्छा हो या पैसा अच्छा हो, तो होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। कई बार जिनके साथ आप पूरी एलिजियंस रखते हैं, जिनके प्रति आप पूरी ऑनेस्टी और डेडिकेशन से चलते हैं, वो कई बार आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। फैक्ट ऑफ लाइफ है ना। और इसमें कई बार आपकी गलती की भी बात नहीं होती, जस्ट उनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है या उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं। या कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपको जॉब में वो एप्रिसिएशन, वो रिकग्निशन नहीं मिलती, या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो फिर आपके पास क्या है जो आपको उसमें भी परसिवियर कराए, है ना। क्योंकि हम लोग सब वो कहानी तो सुनते हैं जहाँ पर हम कहते हैं मकड़ी गिरी मकड़ी चढ़ी, मकड़ी गिरी मकड़ी चढ़ी, फिर भी वो चढ़ गई, है ना। तो ट्राई एंड यू विल सक्सीड, ये हमें मालूम है, लेकिन व्हाट विल मेक यू कीप ट्राइंग, दैट इज़ द क्वेश्चन, है ना। ट्राई ऐसा कोई नहीं है जो ट्राई करता रहे तो सक्सीड ना हो। आज नहीं होगा, 1 साल बाद होगा, 10 वर्ष बाद होगा, लेकिन वो जो 1 वर्ष 10 वर्ष बिना सक्सेस के, चाहे रिलेशनशिप्स में, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, बिना सक्सेस के आप ट्राई करते रहें, उसके लिए आपके अंदर जो सेंस ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो लिमिटेड है तो जहाँ वो पर्पस फुलफिल होता नहीं दिखता, वहाँ हम हताश, निराश हो जाते हैं, है ना। तो ये जो 4-5 प्रश्न हैं अंदर जो चलते हैं, अब जैसे जैसे मैं ये समझा रही हूँ आपको थोड़ा बहुत अंदर चेकिंग हो रही है कि आपके अंदर भी एक सेंस ऑफ सेल्फ है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, या मेरे अपने कौन हैं, या मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, या मेरे गुण क्वालिटीज़ क्या हैं। ये सारे हर एक के अंदर इसके आंसर्स रहते हैं, राइट। और उसी हिसाब से आपकी जो संस्कार हैं वो इमर्ज होते हैं। कौन से संस्कार आपके एक्टिव रहेंगे वो आपके कॉन्शियसनेस के हिसाब से चलते हैं। फिर क्या होता है, जब आप बहुत समय तक एक ही टाइप के कर्म करते चले जाते हैं तो फिर वो आपका पक्का संस्कार बन जाता है। मैं आपको एक इसमें एग्जाम्पल देती हूँ जो आपको समझ में आएगा। मैं जब कॉलेज में थी, मेरा एक फ्रेंड था, वो बहुत स्वीट, सॉफ्ट, उससे ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन मैंने कभी किसी को देखा नहीं। तो उसकी लग गई पुलिस में जॉब, तो हम लोग हंसते थे जब उसकी जॉब लगी, तो हम लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। हम कहते तुझे तो चोर लूट के ले जाएगा, है ना।
तो ऐसे हम उसका मजाक उड़ाते थे। फिर कॉलेज ख़त्म हो गया, फिर बातचीत नहीं हुई, कनेक्शन नहीं रहा। फिर एक बार जब मैं इस यात्रा पे आ गई थी, कुछ सालों के बाद हम एयरपोर्ट पे मिल गए। तो उसके साथ उसकी वाइफ थी। तो मैंने उसको कहा, तो तू कितनी बार लुटा है ना, तेरा क्या हाल हो रहा है। तो वो हंस रहा था। तो उसकी वाइफ आकर कहती है, आप ब्रह्मा कुमारी हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो कहते आप इनकी फ्रेंड भी हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो कहते आप इनको समझाते क्यों नहीं? बोले इसको क्या समझाना है, ये तो समझा है, ये तो कब से समझा हुआ है। तो मुझे कहते इसका गुस्सा, इतना ज़्यादा गुस्सा है इनमें, मैं तो इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं उसको देखने लगी, इसमें कहाँ से गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा तो गुस्सा भी करता है? तो मुझे कहता है हाँ मतलब अब। तो कहता है, तो वाइफ कहती है गुस्सा मतलब ऐसा जैसे घर को ये थाना समझता है और मुझे कैदी समझता है ना, और सारे दिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार चलता है जैसा ये कैदियों के साथ करता है। तो फिर मैंने उससे बात की। तो मुझे कहता है देख, जब मैं ज्वाइन किया तो जैसे तुम लोग मजाक उड़ाते थे, मेरे साथ वही वहाँ भी होने लगा कि एवरीबडी स्टार्ट सेइंग तुम तो इतने सॉफ्ट हो, तुम्हारे से कहाँ हैंडल होगा, तुम्हें तो कोई ऐसी पोस्टिंग दे दे जहाँ कभी कोई क्राइम ही ना होता हो। तो इस प्रकार से वो बात चलने लगी। फिर मैंने धीरे धीरे मैं पुलिस वाला हूँ ये सोचना शुरू किया, और मैंने वो एंगर को अपने अंदर डेवलप किया। मैंने आसपास लोगों को देखना शुरू किया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं उस एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा जो मैं। और आज तुझे देख के मुझे याद आ रहा है कि मैं कितना सॉफ्ट एंड स्वीट होता। मैं तो शायद भूल भी चुका था कि मेरी ऐसी भी एक साइड पर्सनालिटी की थी। तो ये मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट सुना रही हूँ जिससे ये समझ में आता है कि जब आप एक सर्टेन चेतना में रहते हैं, जैसे आई एम अ पुलिस ऑफिसर, है ना, तो इफ़ यू आर अ पुलिस ऑफिसर यू बिहेव लाइक अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो दिस कम्स विद द जॉब, ये आपको बता दिया जाता है। लेकिन अगर आप उस चेतना को कंट्रोल नहीं करते तो क्या होता है, जो आप जॉब पे सीखते हैं धीरे धीरे वो आपका पक्का संस्कार बन गया है ना। मैं जब ऑफिस में थी, मैं जॉब करती थी, 2 साल पहले मैंने छोड़ा है ना। तो जब मैं ऑफिस में थी तो हमारे यहाँ एक डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस की पोस्टिंग हुई, जो फर्स्ट पोस्टिंग हमारे यहाँ हुई। तो जब उनकी पोस्टिंग हुई वो बहुत पोलाइट होते थे, जो पीएन होता था ना उसको भी जी जी करके बात करते थे। तो ऐसे ही सबने उनको कहा कि आप तो इनको जी जी करके सर पे चढ़ा देंगे, फिर झेलेगा कौन, आप थोड़ा रॉब में रहा करिए, आप थोड़ा है ना स्ट्रिक्ट रहा करिए। ऐसे करते करते मेरे आँखों के सामने 5 वर्ष में वो व्यक्ति असहनीय बन चुका था। वो इतने रूड, इतने ईगोइस्टिक हो चुके थे कि बात मत पूछो। फिर ऐसे कॉन्वर्सेशन में मैंने उनको ये बात कही भी कि आप जब आए थे आपको याद है आप कैसे थे, और अब आपसे कोई प्यार से बात करने से कतराता है। तो ये जो मैं ऑफिसर हूँ, घर जाके भी मैं ऑफिसर हूँ, है ना, ऑफिस में भी मैं ऑफिसर हूँ, ये करते 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 वो एरोगेंस और वो इम्पोलाइट बिहेवियर एक परमानेंट संस्कार बन जाता है। तो ये 2 बातें आज हम समझेंगे। पहला है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है उससे आपका संस्कार ट्रिगर होता है, ठीक है। और वो जब ट्रिगर होता है और आप उसके आधार से कर्म करते हैं तो धीरे धीरे जो कर्म हम बार बार करेंगे वो हमारा पक्का संस्कार बन जाता है। और जब वो पक्का संस्कार बन जाता है तब वो सिचुएशन नहीं देखता, है ना। जैसे उन्होंने कहा ना, अभी घर में आके भी पुलिस वाले की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि तब उसको ये समझ में नहीं आता मैं घर में पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं थाने में पुलिस ऑफिसर हूँ। तो जब एक संस्कार बन जाता है तो फिर वो संस्कार इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके सामने कौन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी परिस्थिति क्या है, वो संस्कार एक्टिव होने लगता है।
जैसे आप नॉर्मली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सोसाइटी में, तो जो व्यक्ति सारी ज़िंदगी मानो बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, तो हड़बड़ाना, एंग्शियस रहना, दूसरों को भी है ना हमेशा टोकते रोकते रहना, ये आदतें बन जाती हैं। अब वो रिटायर हो गए, घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन वो बच्चों के साथ भी वही कर रहे हैं है ना। क्यों? क्योंकि अब वो संस्कार बन गए हैं। अब वो संस्कार ये नहीं देख रहा कि मैं अब रिटायर हो गया हूँ, मेरी सिचुएशन बदल गई है, अब मैं शांति से बैठूँ। तो जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, समझ रहे? तो अभी तक हम ऐसे कैसे बने वो समझ में आया आपके, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे करें? तो चेंज करने के लिए आज हम पहले 2-3 लॉज समझेंगे, मन के नियम या इंटरनल वर्ल्ड के लॉज। पहला लॉ है आपके अंदर की दुनिया में ना या हाँ ये लैंग्वेज काम नहीं करती। जैसे अगर आप कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री, तो डोंट वॉन्ट टू बी आपके अंदर की दुनिया में रजिस्टर नहीं होता। क्या रजिस्टर होता है? एंग्री। आई डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री, आई डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री, आप यू विल ओनली गेट एंग्री, ठीक है। तो ना या हाँ आपके अंदर की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए जब आप सेल्फ टॉक करते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखें। आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, नॉट आई एम नॉट एंग्री। नॉट एंग्री आपका अंदर की दुनिया नहीं समझती, है ना। 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं ना, आप उनको ये मार मत देना, मार मत देना, वो मार चुके हैं, क्योंकि आप उनको एक्चुअली एनकरेज कर रहे हैं। मार मत देना, मार मत देना, उसको आइडियाज आ रहे हैं इसको मारना है। उसकी अंदर की दुनिया ऐसी है, आप उसको जो शब्द कह रहे हैं वो इमेज बन रहा है, वो एक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम अंदर की दुनिया का, आपका जो लैंग्वेज है, जो आप अंदर बोलते हैं और जो चित्र बनता है, इमेज बनती है, वो साथ चलने चाहिए। जैसे आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो अगर वीडियो कुछ और चल रहा है, इमेज कुछ और चल रही है और कमेंट्री कुछ और चल रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे ही आपकी अंदर की दुनिया में भी एक विजुअल और एक ऑडियो साथ में चलता है। अब आप याद करो, हम बहुत समय से भक्ति, आरती, कीर्तन करते हैं। अब कीर्तन कर रहे हैं आप, है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और इमेज क्या बन रही है? मेरे बैंगन जल गए, ट्रैफिक लेट हो गया, है ना, ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं, डांट खा रहे हैं। तो आपके अंदर सिंक नहीं हो रहा है। इसलिए आप भले ही मुख से बहुत अच्छे अच्छे शब्द कह रहे हैं, अंदर भी हो सकता है चला रहे, लेकिन क्योंकि दोनों का सिंक नहीं है, इसीलिए आपकी स्थिति नहीं बन रही है उससे। हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन उससे हमें शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम उसके साथ विजुअल को कोऑर्डिनेट नहीं करते, राइट। इसीलिए जब हम कमेंट्री देते हैं, तो कमेंट्री तो हम देंगे आपको, लेकिन उसके साथ विजुअल क्रिएट करना आपकी ड्यूटी है ना। जैसे मैं आपको कहूँ, मैं आँखों के पीछे बैठा एक छोटा सा सितारा हूँ जो बिल्कुल शांत हो, तो आपको वो इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। मेडिटेशन इज़ अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस। मेडिटेशन इज़ नॉट वेट, मेडिटेशन इज़ क्रिएट। आपको बैठे बैठे कोई एनलाइटनमेंट नहीं होने वाली है, ठीक है। एनलाइटनमेंट बुद्ध को ही थी, हमें नहीं होती, है ना। हमें ज्ञान के आधार से अपने अंदर की वायरिंग को चेंज करना, ठीक है। एनलाइटनमेंट बुद्ध को क्यों हुई थी, हमें क्यों नहीं होगी, वो भी मैं आपको आगे समझाऊँ उसके पीछे भी देयर आर स्पिरिचुअल रीजंस। लेकिन अभी हमें समझना है
कि हम वेट करेंगे हमें कुछ दिखाई दे, हमें कुछ सुनाई दे, हमें कोई बिजली चमके, कुछ नहीं होगा ऐसा। आपको बैठ के अपना काम खुद करना है कि मैं अंदर सितारा बैठा हूँ, मुझे ज्ञान मिल रहा है ना, ये भगवान की ग्रेस है। इस ज्ञान के आधार से वो विजुअल क्रिएट करना, एक्सपीरियंस क्रिएट करना, ये आपकी अपनी मेहनत है, राइट। मैं आपको एक इसमें फ़नी सी बात बताती हूँ। एक बार एक बहन आई तो मैंने उसको कहा कि जब कोई बात आपको पसंद ना आए, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करो ना, शांत रहना, कुछ बोलना मत, रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो फिर अगले दिन वो आई, कहती है आपकी एडवाइस के कारण ना बहुत गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा क्या? तो कहती है मैं तो चुप रही, फिर वो जो गुस्सा था वो मल्टीप्लाई होता चला गया। फिर मैंने जो उसको बोला ना, है ना, वो तो मैं पहली बार में भी नहीं बोल सकती। आई वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड। तो फिर मुझे समझ में आया कि मैंने उसको ये तो बता दिया क्या नहीं करना, पर क्या करना है वो नहीं बताया, है ना। तो अब क्या है, हम अगर सिर्फ शांति में बैठेंगे तो हम शांत नहीं हो जाएंगे। आपके जो वेस्ट थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो और मल्टीप्लाई होंगे, उनको फोर्स मिलेगा। इसीलिए आपको कॉन्शियसली ये जो एलिवेटेड पावरफुल थॉट्स हैं इनको प्लांट करके नर्चर करना, तभी आपके अंदर का गार्डन चेंज होगा। ओके, तो ये सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ है, आपकी अंदर की दुनिया इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं जानती। योर इंटरनल वर्ल्ड डजंट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि आप गुलाब जामुन अगर आपको पसंद है तो आप उनके बारे में सोचें, देखें या खाएं, तीनों में आपका मुंह पानी वाटर करता है, राइट। अब वाटर क्यों करता है जब आप सिर्फ सोच रहे हैं? क्योंकि आपकी अंदर की दुनिया में ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि अभी सिर्फ सोच रहे हैं, अभी मुंह में पानी नहीं लाना। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी हर थॉट को इक्वली रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो थॉट रियलिटी बेस्ड हो चाहे इमेजिनेशन बेस्ड हो, ठीक है। इसीलिए फियर जो है, फियर वर्ड, उसका एक्सप्लेनेशन है फॉल्स एक्सपेक्टेशंस अपीयरिंग रियल। तो फियर में जब आप 100 दुर्घटनाओं की परिकल्पना कर रहे हैं तो वो 100 दुर्घटनाओं से आपका मन और आपका शरीर जूझ रहा है। मानो आपके साथ सारे दिन में अगर 100 दुर्घटनाएं एक्चुअली होती तो वो जितनी आपकी एनर्जी ड्रेन करती, अगर आप उन 100 दुर्घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपकी उतनी ही एनर्जी ड्रेन हो रही, क्योंकि आपकी अंदर की दुनिया ये नहीं जानती, ये सिर्फ इनकी एक्सपेक्टेशन है, ये रियलिटी नहीं। समझ रहे बात? तो ये थर्ड लॉ है। अब ये जो तीनों लॉज हैं ये हम मेडिटेशन में यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्शियसनेस के हिसाब से संस्कार ट्रिगर करना, फिर उस संस्कार को बार बार कर्म में लाना, तो वो पक्का हो जाता है, राइट। अब मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम एक न्यू कॉन्शियसनेस को होल्ड करते हैं। जैसे आज हम सिर्फ एक छोटी सी बात समझेंगे, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं कभी मरती नहीं, ठीक है। मैं कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, और मुझ तक कोई मेरी परमिशन के बिना नहीं पहुंच सकता। आप आत्मा को देख ही नहीं सकते तो उसको हर्ट कैसे करेंगे, है ना। तो कोई कानों में बात कह सकता है, आंखों के सामने कर्म कर सकता है, पर मुझे अंदर टच नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अगर मैं ना चाहूँ तो, ठीक है। तो इसको हम विजुअल बना के कैसे प्रैक्टिस करते हैं कि अंदर मैं बैठी हूँ, कल मैंने आपको कहा था आँखों की खिड़कियाँ कानों के दरवाजे, है ना, आपने अंदर से उनको बंद कर लिया,
आपने आँखों की खिड़कियाँ बंद की, कानों के दरवाजे बंद किए और आप अंदर अपनी शांति में बैठे। मैं आत्मा अपनी स्टेट ऑफ पीस में बैठी और आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं पीसफुल हूँ और कोई आवाज़, कोई दृश्य जो चारों तरफ चल रहा है वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और आप इसको जितनी देर प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका पीस का जो संस्कार है वो रीइंफोर्स होता चला जाएगा, क्योंकि बार बार जो सोच, जो फीलिंग आप क्रिएट करेंगे वो आपका संस्कार बनती जाएगी। इसीलिए मेडिटेशन में जब हम अंदर विजुअलाइजेशन का आधार लेकर कोई चीज़ बार बार अभ्यास करते हैं तो वो उतना ही पक्का संस्कार बनाती है जितना अगर आप एक पीसफुल सिचुएशन में रहते तो आपका संस्कार बनता। ठीक है, what you do in the mind is as real as what you do in the world. Okay, कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ जी। मतलब हम घर पे मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, अगर मान लो मैं खाना बना रही हूँ पर मैं सोच कुछ हो रही हूँ, अगर मैं खाना बनाते टाइम सिर्फ यही देख रही हूँ कि खाना बन कैसे रहा है, अब मुझे ये डालना है या मैं प्रे कर रही हूँ, तो उसे भी मेडिटेशन ही बोलेंगे कि मैं जो काम कर रही हूँ मेरा पूरा फोकस उसी काम में है। हाँ। तो वो भी एक पार्ट ऑफ मेडिटेशन है। हाँ। देखो जैसे ना, अब मानो खाने के साथ आपका योग लगा हुआ है, इसको हम ऐसे कहते हैं ना कि आपका योग वो जो बन रहा है उसके साथ लगा हुआ है। अब मानो वो गड़बड़ हो गया, आपने तेल गरम किया, सीधा है ना मिर्च और हरी मिर्च और अदरक डाल दिया, जीरा बोल दिया, फिर आपके अंदर क्या होगा? मेरी सब्ज़ी बिगड़ गई, अब तो जीरा डाल भी नहीं सकते, है ना। तो फिर अगर आपका माइंड की स्टेट बिगड़ गई तो आगे आप उस खाने को क्या दे रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी। ठीक है ना। इसीलिए जब हम कोई काम भी करते हैं, हमारा योग परमात्मा से होना चाहिए, जो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि हमारा योग उसके साथ होना चाहिए जो कभी बिगड़ता नहीं है। तो अगर ये भी बिगड़ा तो हम उसके साथ योग रख के इसका सल्यूशन निकालेंगे। और अगर मेरा योग इसी के साथ है और यही बिगड़ गया तो फिर तो मेरे मन की स्थिति को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। मैं आपको एक इसमें अनुभव बताती हूँ। मैं जब ऑफिस में थी तो मैं बजट देखती थी एक टाइम पे, तो बजट का काम कैसा तो बट टाइम बाउंड होता है ना। तो उस समय एक हमारा कुलीग था, वो ना बहुत गड़बड़ करता था, मतलब डेटा इधर उधर कर देना और इस तरह की चीज़ें। तो जब फाइनल डे आया, मतलब 2-3 दिन तो होते ही हैं, मार्जिन तो होती है, लेकिन वो जो प्रेजेंट हमने किया, जो अपने ऑफिसर को प्रेजेंट किया, तो उसमें पता चला कि इनका काम तो किसी ने मैसअप कर दिया है। तो जब वो हुआ तो अब सोचो कि सब एक साथ शुरू हो जाते हैं ना कोई आपको लीनियंसी तो नहीं बरतता, तो एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग एट मी। तो राइट फ्रॉम जो जॉइंट सेक्रेटरी से लेके सब वर्कड अप है। तो क्योंकि हमारा योग काम से नहीं होता है, हमारा योग परमात्मा से होता है, तो मैंने उनको वहाँ पर वो जितना भी चिल्लाए, फिर चिल्ला के व्यक्ति खुद थक जाता है ना, फिर वो शांत होते, फिर वो आपकी सुनते हैं तो आई एंड्योर्ड दैट होल सीन। उसके बाद मैंने उनको कहा कि अभी आप मुझे 2-3 घंटे दीजिए, मैं इसको करके देती हूँ। तो कहते 2-3 घंटे, 1 महीने से काम हो रहा था, अभी आप 2-3 घंटे में इसको कर लेंगी? तो मैंने लेट मी ट्राई। तो जब वो निकले रूम से और मुझे छोड़ दिया, मैं एब्सोल्युटली इतनी स्ट्रेंथ में थी कि मैं उस काम को 3 घंटे में कर पाई। और उस कारण से मैं अगले 5 साल कभी डांट नहीं गई क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि कुछ गड़बड़ भी हो जाएगी ना तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगी, ये उसको करेक्ट भी कर लेंगे और ये 1 महीने का काम 3 घंटे में कर सकते हैं। तो उस फेथ के कारण मेरे अगले 5 साल बहुत अच्छे से निकले ऑफिस में तो ये जो मैं आपको अनुभव बता रही हूँ, अगर आप उस सिचुएशन से अटैच्ड हैं
तो वो आपका स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर देंगे। और जब आप डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं ना, तो आपकी लॉजिकल एबिलिटीज़, आपकी इमोटिव एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ कुछ भी काम नहीं करती, और तब आप रिजल्ट नहीं दे सकते। लेकिन जब आपका मन इंटैक्ट है तो आप कोई भी काम दोबारा कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी पूरी डिश भी ख़राब हो गई ना, आप उसको 15 मिनट में दोबारा भी बना सकते हैं इफ़ इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये ठीक रहना चाहिए, उसके लिए आपका योग इससे नहीं उससे लगा होना चाहिए, जो हम धीरे धीरे समझेंगे कैसे लगाना है। ओके, और कोई क्वेश्चन है? जो आत्मा के 3 ये ऑर्गन हैं, उनकी अपनी अपनी हमने माना कि ठीक है, मन जो है वो भटका रहा है एक तरह से, बुद्धि कुछ शायद करेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, दोनों का एक दूसरे पे असर भी पड़ता है, कभी बुद्धि मन को समझा लेगी या कभी मन बुद्धि को ऊपर हावी हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक है मन की और बुद्धि की, ये आत्मा ही रिफ्लेक्ट कर रही है या ये नेचुरल, जैसे हम कोई कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही होती है? हाँ, नहीं, जैसे ना मन संस्कारों के अधीन होता है, तो जैसे हमारे संस्कार हैं, हमारा थॉट प्रोसेस वैसा ही चलेगा। और बुद्धि, जिस परमात्मा का एक नाम है बुद्धिवानों की बुद्धि, और क्रिश्चियनिटी में कहते हैं रेस्टोरर ऑफ कॉन्शियंस। तो जो आपकी बुद्धि है ना, उसको डेवलप करता है ये जो ज्ञान। तो जितना आप ज्ञान के प्रभाव में रहेंगे, आपकी बुद्धि बेटर होती जाती है, और मन, आपके जितने दिव्य संस्कार आगे आते जाएंगे, आपका मन भी वैसे सोच की लय उसकी बदलती जाएगी। तो राइट नाउ क्या है कि हमारे जीवन में कोई भी परमात्मा का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसलिए बुद्धि हमारे काम नहीं कर रही, और जो हमारे संस्कार है वो सब बिगड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से हमारा मन हमें ऐसे ऐसे बातें कहता रहता है। ऐसा है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि जिस काम में हमारा ध्यान है, तो जो हम काम कर रहे हैं उसी में हमारा कंप्लीट अगर फोकस है तो वही कंसंट्रेशन बनाता है। तो जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, मान लो हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं और आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, तो हमारा फोकस तो वही है ना, कि फोकस है मेन। तो वही मैं पूछना चाह रही थी। देखिए, फोकस आपको किस पे रखना है। जैसे गीत बज रहा है, तो वो तो आपको हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर रहा है ना, तो वहाँ आप फुल फोकस रखो। लेकिन जब हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमारा फोकस उस पे भी होना चाहिए, और हमारा लिंक विथ गॉड भी होना चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि अगर हम दोनों चीज़ों का बैलेंस नहीं रखेंगे, तो यहाँ तो हम गारंटी नहीं दे सकते ना कि ठीक ही चलेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन है, उसका रूट वो कर्म योग की फिलॉसफी है, ठीक है। हम लोग ये सुनते हैं कर्म ही योग है, वर्क इज वर्शिप, लेकिन कर्म ही योग नहीं है। योग की चेतना में किया गया कर्म कर्म योग है, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ कर्म के साथ योग है तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, जैसा कि आपने कहा, जब अकेले रहें तो शांत रहें, अपने पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करें। मैं चाहता हूँ इसको दूसरे वे में एलिब्रेट करें, मतलब इसको और दूसरे तरीके से एलिब्रेट करें। हाँ, तो वो जैसे अभी हम मेडिटेशन में प्रैक्टिस करेंगे ना, कि कैसे हम जब एकांत में बैठते हैं तो अपने आप को, और ये जो सारे सेशंस हैं इसी के बारे में हैं। आप जैसे आज तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया ना, कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ और मैं प्रभाव से दूर हूँ। ऐसे हम आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें समझेंगे आगे आगे, फिर परमात्मा के बारे में समझेंगे, जिस इन्फॉर्मेशन को आप फिर प्रैक्टिस करके नए संस्कार बनाएंगे। तो ये तो शुरुआत है ना। तो आगे आगे हम बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में समझेंगे। और कोई क्वेश्चन? मन जो है वो तो सोल का ऑर्गन है, और सोल परमात्मा का एक अंश है, तो मन हमें भटकाता क्यों है? जैसे आज आपके ही बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना, तो हम हैं तो परमात्मा की संतान,
लेकिन आज आत्मा अपनी स्टेट में नहीं है, इसीलिए उसका जो जिसको हम कॉन्शियसनेस कह रहे हैं वो क्या हो गई है, रोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस। द स्टेट ऑफ द सोल इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल। तो उसके आधार से आज हम रोल कॉन्शियस हो गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो उस हिसाब से हमारा मन भी भटक गया, संस्कार भी वीक वाले इमर्ज हो रहे हैं। जैसे अगर आप ये मान कर चल रहे हैं, जैसे अभी हमने एक ज्ञान की पॉइंट ली कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, लेकिन अगर आप ये मानते हैं मैं शरीर हूँ तो मैं हमेशा डर में रहूँगी। तो अगर मैं अपने आप को शरीर समझूंगी तो डर का संस्कार आएगा, फिर 2 साल कोविड रहेगा तो डर का संस्कार पक्का हो जाएगा, है ना। फिर वो डर का संस्कार पक्का हो गया तो मन बाद में डरेगा, मन का पहला रिस्पॉन्स डर हो गया है। आज आप देखो कोई छींक देता है तो हमें पता भी नहीं चलता, हम थोड़ा दो कदम हट गए, है ना। तो ये क्या है, ये सब मन बॉडी सब उस तरह से रिस्पॉन्ड करने लगे क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस होके चल रहे हैं। सेफ्टी रखना अलग चीज़ होती है, लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम कितने भयभीत हो गए हैं, हम कितने, कई बार हमें ये भी नहीं पता चलता है कि सामने वाला, हमें मालूम भी है कि ये व्यक्ति, इसको किसी और बीमारी की वजह से या ऐसा है, लेकिन फिर भी हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स आज डर का हो गया। तो ये क्या है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस से हो गया। इसीलिए हम पहला काम कॉन्शियसनेस पे कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, जिससे आपके फियरलेसनेस का संस्कार इमर्ज होगा। फिर दूसरा, मैं आत्मा किसी भी प्रभाव से मुक्त हूँ, तो आपके रिएक्टिव ना होने का संस्कार इमर्ज होगा। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है आप एक ही दिन में, है ना कि आपके अंदर, हाँ कल मैंने पूछा था, हाँ जी, आपने पूछे थे हाँ कि आपको मैं हाँ मैंने बोला था मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं हाँ इसलिए हाँ आया। हाँ इस बात पर आपका जेक्ट था कि आप हमें पूछते क्यों नहीं। हाँ राइट। हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि हम आपसे सुनना चाहते हैं, नहीं वो नहीं, क्योंकि ना आप खुद ही अभी बहुत कुछ हमको बताए हैं, अभी Of बताते जा रहे हैं, course, बहुत of कुछ course. खोलते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स, 1 by 1 पेज हाँ जी, जस्ट अपनी। हाँ जी। तो हम जब नहीं आप सुने कल से यही सोच रहे हैं। मैं हर वक्त यही सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ, और मुझे हर वक्त एक एक करना खुलता जाता है। हाँ। आपसे जो मुझे मिल रही है, जो ज्ञान मिल रही है, उससे हर करना खुलता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मैं आपको हाँ दैट इज़ राइट। हाँ वो तो ठीक है, क्योंकि हमें तो वो प्रश्न पूछने भी नहीं आते थे जो भगवान ने पूछने सिखाए और फिर उसका उत्तर भी दिया है ना। तो परमात्मा खुद ही हमें सिखाता है कि प्रश्न क्या होने चाहिए, उत्तर क्या होने चाहिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो अभी थोड़ा अभ्यास करेंगे। अभी आप अनुभव करना कि कमेंट्री में कि मैं एक सितारा अंदर बैठा हूँ और आँखों की खिड़कियाँ, कानों के दरवाजे बंद करके अपनी शांति में, आनंद में बैठा हूँ, ठीक है। अपना ध्यान बाहर की सभी बातों से हटाते हुए इस शरीर की आँखों पर ले आए। मेरी ये 2 आँखें
मेरी 2 खिड़कियां हैं। जिससे मैं इस भौतिक संसार को देखती हूँ। अब अपना ध्यान आँखों से के बीच से भीतर की तरफ ले जाएं। और आँखों के पीछे देखें खुद को बैठे हुए एक छोटे से सितारे की तरह। जैसे आसमान में सितारा होता है ना, बिल्कुल स्थिर, प्रकाश से चमकता हुआ। ऐसे में आत्मा सितारा बिल्कुल स्थिर बैठी हूँ। शांति के प्रकाश से चमक रही हूँ। मैं तो अजर, अमर, अविनाशी हूँ। जन्म और मृत्यु से परे, बिल्कुल निर्भय और निश्चिंत स्थिति में बैठी हूँ। एक दिव्य अमर सितारा, निर्भय निश्चिंत आत्मा, कानों और आँखों के दरवाजे बंद करके अंतर्मुखता की कोठरी में बिल्कुल हल्की, चिंता मुक्त स्थिति में बैठी हूँ। ये मेरा असली स्वरूप कितना सुख देने वाला है। भय चिंता की लपटों से परे ले जाने वाला है। कुछ घड़ियाँ अपने इस अजर, अमर, अविनाशी बिंदु रूप में स्थित हो जाए।